हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का अमूल्य जवाब। देखो सतीश, तुम्हारी माँ की फोटो छपी है अखबार में। जरूर कहीं से कुछ चोरी की होगी या तो कहीं कोई कांड कर दिया होगा। प्राची ने चाय के साथ अपने पति सतीश को आज का अखबार देते हुए कहा। तो सतीश ने कहा, अरे रहने तो प्राची, मुझे नहीं देखना माँ के किसी कांड की तस्वीर। क्या ही देखो इनकी तस्वीर, कुछ न कुछ ऐसा काम की होंगी कि शर्मिंदगी महसूस होगी हमें। तभी उनके पड़ोसी मिस्टर गुप्ता घर के अंदर आते हुए कहते हैं, भाभी जी, सतीश कहाँ हो तुम दोनों? देखो जरा, चाची जी की तस्वीर आई है आज के अखबार में। इतना सुनते ही सतीश कहता है, लो, फैल गई पूरे मोहल्ले में खबर। अब कितनी बदनामी होगी पता नहीं। प्राची से कहता हुआ अपने कमरे से निकलता है तो सामने खड़े मिस्टर गुप्ता को देखकर कहता है, अरे यार गुप्ता, माँ ने जो कुछ किया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उम्र हो गई है ना, इसलिए पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। लेकिन इन अखबार वालों को पता नहीं क्या हो गया, जो कुछ भी मिलता है अखबार में छाप देते हैं। मिस्टर गुप्ता ने कहा, लगता है सतीश तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, क्या लिखा है? रुको, मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाता हूँ। दरअसल 1 साल पहले की बात है, जब शोभा पूरे 5 साल बाद विदेश से भारत लौट रही थी। उसका मायका भारत में था, जबकि वह स्वयं जर्मनी में रहती थी। लेकिन इतने समय बाद मायके लौटते हुए भी उसका मन उदास था। जैसे ही घर की गली में मुड़ी तो पुरानी सारी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। जिस जगह पर उसका सारा बचपन बीता था, आज इतने वर्षों बाद उसी जगह को देखकर वो भावुक हो उठी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही दूर से घर की चौखट को देखा तो उसे वह दिन याद आ गया जिस दिन इसी घर की चौखट से वह अपने पति के साथ बेइज्जत होकर बाहर निकली थी। क्योंकि 5 साल पहले जब शोभा मयंक के साथ कोर्ट मैरिज करके पहुंची थी तो उसके भाई ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। और माता पिता को भी सख्ती से बोल दिया कि आज के बाद शोभा से किसी का कोई संबंध नहीं होगा, वो हमारे लिए मर चुकी है। अब उसके लिए उसके अपने माता पिता जो उस पर जान छिड़कते थे, अपने बेटे के ऊपर अपनी बेटी को रखते थे, लोक लाज के डर के कारण उन्होंने भी चुप्पी साध ली। और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने उनका हालचाल जानने की कोशिश तक नहीं की। इसी मनमुटाव के चलते अपने मायके में शोभा का रिश्ता टूट चुका था। परंतु 2 दिन पहले ही जब उसके भाई का फोन आया तो पुरानी बातों की करवाहट दिल में फिर से उभर आई। आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, शोभा बोली। तभी सामने से उसका भाई सतीश की आवाज आई, शोभा अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज सुनकर शोभा का दिल भारी हो गया और आंखों से झमाझम आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसका भाई बोला, शोभा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने यह बात बताने के लिए फोन किया था कि पिताजी का देहांत हो चुका है और 1 हफ्ते बाद उनकी 13वीं की रस्म है। अगर संभव हो तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पिता के मृत्यु की खबर सुनते ही जैसे एक पल को शोभा का दिल धड़कना ही बंद हो गया था। उसी समय उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी कि इतने वर्षों बाद अगर फोन आया भी तो पिताजी के मृत्यु की खबर के साथ। शोभा का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसके पति मयंक घर पहुंचा तो शोभा को जोर जोर से रोता देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ शोभा, सब ठीक तो है ना? सतीश का फोन आया था, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनकर मयंक ने रोती हुई शोभा को हौसला दिया और थोड़ा शांत करवाया। फिर शोभा बोली, हमें आज ही घर के लिए निकलना होगा। तो मयंक ने कहा, लेकिन शोभा, मेरे ऑफिस का नया प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए मेरा जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं आज शाम की फ्लाइट से भारत चली जाती हूँ। तो मयंक बोला, लेकिन शोभा, तुम अकेली कैसे? फिर शोभा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली को फोन कर दूंगी, वह मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ जाएगी। तब मयंक बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ ज्यादा दिन तक मत रुकना, जल्दी आने की कोशिश करना। अपने पति को अलविदा कर शोभा भारत जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। परंतु समय तो जैसे काटे नहीं कट रहा था। रह रहकर पिता की याद और माँ की चिंता उसे खाए जा रही थी। फिर जहन में
बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह बचपन में उसके पिता उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। भाई बहन में जब भी लड़ाई होती थी, माता पिता हम शोभा का ही साथ देते थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया था कि यह सब सोचते हुए उसके कानों में आवाज पड़ी कि फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है। कृपया अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए। इतना सुनते ही शोभा की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन फिर 5 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को पिता के मृत्यु के गम की चादर ने ढक दिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा कि उसकी सहेली वीना हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। शोभा और वीना बहुत अच्छी सहेलियां थी जिन्होंने बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। हालांकि शोभा के विदेश जाने के बाद वे दूर हो गई थी, परंतु अक्सर फोन पर वे दोनों अपना एक दूसरे से ख्याल हाल चाल बांट लिया करती थी। शोभा की शादी के बाद वीना की भी शादी हो गई। बहुत वर्षों बाद आज एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में आंसू छलक आए थे। चलो शोभा, गाड़ी में बैठो, पहले मेरे घर चलते हैं, वीना ने कहा। तो शोभा बोली, वीना तुम्हारे घर फिर कभी आऊंगी, पहले मुझे माँ से मिलने उनके घर जाना है। ठीक है शोभा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते हुए वीना ने गाड़ी स्टार्ट की। शोभा से सारा हाल चाल पूछने लगी। बातचीत करते करते सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। वीना, मुझे यहाँ नुक्कड़ पर ही छोड़ दो, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी, कल मिलते हैं। ऐसा कहते हुए शोभा गाड़ी से उतरी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। कानों में 5 साल पहले बोली गई अपने भाई की कड़वी बातें अभी तक गूंज रही थी। घर के बाहर तक पहुंची तो आसपास पसरे सन्नाटे ने उसे सन में डाल दिया। दिल को एक अनजाना सा डर सता रहा था। जैसे ही शोभा घर की घंटी बजाने लगी तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अपना कदम अंदर रखने लगी, उसी समय माँ के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक किसी ने अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तभी एक युवती पैर पटकती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठी बूढ़ी महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई जो दरवाजा तोड़ने पर तुली हो? तब वो बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर दुबक गई। उस बूढ़ी औरत के बाल बिखरे हुए थे, मैले कुचले कपड़े पहने हुए थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। यह सारा दृश्य देखते हुए दरवाजे पे खड़ी शोभा की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसका शक यकीन में बदल गया और रोते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? शोभा की आवाज सुनते ही उस युवती ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और तभी सतीश भी अपने कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे शोभा, तुम आ गई, आओ बैठो ना। फिर युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह प्राची है, मेरी पत्नी प्राची, यह शोभा है। सतीश ने प्राची से कहा तो प्राची बोली, अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं, वो दरअसल आज तक कभी मिले नहीं ना, इसलिए। अरे प्राची, तुम अभी खड़ी हो, शोभा के लिए चाय पानी लेकर आओ, कितनी दूर से आई है वह। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर शोभा अभी तक स्तब्ध थी। फिर सतीश आंसू बहाता हुआ बोला, देखो ना शोभा, सारी मुसीबतों के पहाड़ हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ देखो माँ की क्या हालत हो गई है। लेकिन माँ को क्या हुआ है और तुमने उन्हें कमरे में बंद करके क्यों रखा है? तो सतीश बोला, शोभा, माँ की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। बीमार तो वह पहले से ही चल रही थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वह जैसे पागल सी हो गई है। जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, खाना खाने के बाद भूल जाती है कि खाना खाया है। कभी कभी तो दिन में कई कई बार नहा लेती है और हद तो तब हो गई जब वो किसी भी सामान को उठाकर हम पर फेंकने लगी। अब तुम ही बताओ, हम उन्हें कमरे में बंद ना करें तो क्या करें? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, शोभा ने कहा। पर सतीश ने मना किया, लेकिन सतीश के मना करने पर भी शोभा माँ के कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, मेरे पास मत आना। और पास पड़ा गिलास शोभा की ओर दे मारा। माँ की हालत को देखते ही शोभा सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसी हालत में पहुंची तो पहुंची कैसे। उसके आंखों से आंसू झलक पड़े। धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, मैं शोभा हूँ माँ, आपकी बेटी। शोभा की आवाज सुनते ही बूढ़ी माँ थोड़ी शांत हो गई। शोभा ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे और बाजुओं पर कुछ निशान थे जो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तभी सतीश बोला, देखा तुमने, यह खाना खाकर भूल जाती है, फिर कहती है कि किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया।
सुबह से 2 बार खाना खा चुकी है। अरे तो क्या हुआ, उन्हें फिर से भूख लगी होगी। ऐसा कहते हुए शोभा तुरंत रसोई घर में गई और अपनी माँ के लिए खाना पका कर ले आई और बड़े प्यार से माँ को खाना खिलाने लगी। थोड़ा प्यार पाते ही बूढ़ी माँ एकदम शांत हो गई और खाना खाकर संतुष्टि महसूस कर रही थी, लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रही थी। फिर शोभा तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उससे अपनी माँ की यह हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसका भाई बाहर आया तो वो पूछने लगी, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया? माँ की हालत इतनी खराब है तो उसका अच्छे से इलाज करवाओ। फिर सतीश आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने माँ को बहुत से डॉक्टरों के पास दिखाया है, लेकिन उन्होंने माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा बताया है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन सतीश, पिताजी ने तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ तो पैसा वो भी देकर गए होंगे तुम्हें। अरे शोभा, इसी बात का रोना है। पिताजी ने अपनी सारी बचत एक एफडी के रूप में बनवा ली थी और उन्होंने एफडी और अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे हिस्से आया तो सिर्फ यह मकान और उनकी दुकान, वह भी पिताजी ने माँ के नाम पर की है। उनके मरने के बाद ही मकान और दुकान पर मेरा हक होगा। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं हूँ। बोलते बोलते सतीश के हृदय की करवाहट सामने आने लगी। अपने भाई की यह बात सुनकर शोभा तुरंत बोली, मुझे उनके जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ, मेरी माँ ठीक रहे, मैं इसी में खुश हूँ। शोभा की यह बात सुनकर सतीश और उसकी पत्नी प्राची की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उनकी मुराद पूरी होने जा रही हो। तभी सतीश बोला, शोभा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम एक जिम्मेदार बहन और बेटी हो। पिताजी की 13वीं के बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे, तुम जमीन की कागजों पर दस्तखत कर देना। सतीश और प्राची को अपने मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। मन ही मन सतीश सोच रहा था कि लगे हाथ बाकी जायदाद के कागजों पर भी अपनी पागल हो चुकी माँ के अंगूठे के निशान लगवा लूंगा और शोभा के जाने के बाद उन्हें किसी पागल खाने में छोड़ आऊंगा। अगले दिन जब शोभा अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने उससे आवाज लगाई। उसने मुड़कर देखा तो मानती आंटी अपने घर के बाहर चरपाई बिछाकर बैठी थी। देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानती आंटी उसकी माँ की अच्छी सहेली हुआ करती थी। उनके बुलाने पर शोभा थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। मानती आंटी के साथ अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते करते शोभा की आवाज रवासी हो गई। तभी आंटी ने कहा, शोभा बिटिया, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारे भाई और भाभी की का किया धरा है। अक्सर तुम्हारे पिताजी के साथ सतीश की बहस हो जाया करती थी, झगड़ों की आवाज बाहर तक आती थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे, परंतु उनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवाया गया। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम तुम्हारी माँ से नौकरानियों की तरह करवाया जाता था। 2 दिन पहले तो कुछ लोगों के घर से मारने पीटने और तुम्हारी माँ की रोने की आवाजें भी सुनी थी। यह बात सुनते ही शोभा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय उसे माँ के चेहरे और बाजुओं पर लाल निशान याद आ गए और मन पूरी तरह से बेचैन हो गया। फिर मानती आंटी ने कहा कि सतीश और प्राची तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं, कहीं जाते हैं तो भी घर को ताला लगा कर जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में तो अच्छा भला इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। यह सब बातें सुनकर शोभा ने अपनी सहेली के घर न जाना ही मुनासिब समझा और वापस अपने घर लौट आई। रह रहकर मानती आंटी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और शोभा अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना सब शोभा ही कर रही थी। माँ की तबीयत में अब सुधार आने लगा था। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी कहकर संबोधित किया तो शोभा के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई। उधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो प्राची ने अपनी सास के कमरे में देखा और दौड़ती दौड़ती अपने पति के पास गई और बोली, तुम्हारी माँ तो आज भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ बातें भी कर रही है। अपनी माँ के ठीक होने की बात सुनकर सतीश हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने माँ को वो गोली नहीं दी? और कैसे देती? 3 दिन से तुम्हारी बहन उनकी हर चीज का ध्यान रख रही है, खाने से लेकर उनकी साफ सफाई तक सारे काम वही करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा उन्हें गोली खिलाने का।
प्राची ने झुंझलाए हुए कहा। उसी समय सतीश ने एक शीशी में से गोली निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और फिर माँ का ध्यान रखने का ढोंग करते हुए बोला, माँ ये विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाई तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और चुपचाप खिसक गया। उसके आधे घंटे बाद ही शोभा यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ की हालत वापस पहले जैसी हो चुकी है। उन्हें फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। शोभा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ही सतीश ने माँ को कोई गोली खिलाई है। यह सोचते ही वह तुरंत उठकर रसोई घर में गई तो उसे वहाँ दवाई की एक शीशी रखी नजर आई। उसने जल्दी से उस दवाई की फोटो खींचकर अपनी सहेली को मोबाइल पर भेज दिया और उससे दवाई के बारे में पता करने को कहा। इधर जब शोभा माँ के कमरे में आई तो उसने देखा कि माँ सो चुकी है। उस समय शोभा स्वयं को बहुत ही लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। पिता को याद करते करते उसने अपने पिता की अलमारी खोली और उनके कपड़े उठाकर उन्हें देखते हुए पुरानी यादें ताजा करने लगी। अलमारी में देखते देखते उसकी नजर अपने पिता की डायरी पर गई। उसने तुरंत वह डायरी उठाई और पढ़ने शुरू कर दी। उस डायरी में उसके पिता ने शोभा और सतीश के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजो कर रखा था। तभी उसकी नजर डायरी में रखे एक पेज पर गई जिस पर लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी बेटी के नाम। शोभा ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, तुम जानती हो जब तुम्हें इस घर से तुम्हारे भाई ने बाहर निकाला था, उस दिन मेरे और सतीश के बीच बहुत कहासुनी हुई थी। मुझे माफ करना बेटा, उस दिन मैं कुछ नहीं कह सका। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था, मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन सतीश ने मेरे पैरों में लोक लज्जा की बेड़ियां डाल दी थी और मुझे रोक दिया था। मैं तुझसे फोन पर भी बात करने की कोशिश की तो सतीश ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा तो एक दिन मैंने जायदाद बंटवारे की बात कही। मैंने जायदाद में तुम्हें बराबर का हिस्सा देना चाहता था और इसी बात पर सतीश बौखला गया। उस दिन घर में खूब लड़ाई हुई। फिर तेरे भाई के सिर पर प्राची के से शादी करने का भूत सवार हो गया और मैंने कहीं से पता लगाया तो प्राची और उसके घर वालों के बारे में किसी ने भी अच्छी राय नहीं दी। प्राची का चाल चलन भी अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैंने यह सब बात तेरे भाई को कही और यह भी कहा कि जब शोभा ने लव मैरिज की थी तब तूने उसका विरोध क्यों किया था, तब लोक लाज बीच में कैसे आ गई थी और आज लोक लाज क्या ख्याल तुझे क्यों नहीं रहा। लेकिन वह तो प्राची के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि उसके खिलाफ एक शब्द सुनना भी पसंद नहीं करता। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया। इतना पढ़ते ही शोभा भौचक्की रह गई। आज वह बहुत असहाय महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। आज उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खुद से बोल उठी, दिल तो करता है अभी जाकर अपने भाई भाभी के मुंह पर जोरदार तमाचे जड़कर अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार का बदला ले लूं, लेकिन नहीं, जो कुछ इन लोगों ने किया है इसका बदला सिर्फ 2 तमाचों से नहीं लिया जा सकता है। फिर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद भी मैंने अपनी जायदाद के 2 हिस्सों में बांटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने सब कुछ सतीश के नाम कर दिया तो वह कल को हमें पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार फिर सिर्फ तुम्हारे भाई और भाभी हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वह बहुत समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी बच्ची, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा अभागा पिता। अपने पिता की डायरी में रखा पत्र पढ़कर शोभा फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसने अपने सहेली को फोन किया। हेलो वीना, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। तभी वीना ने कहा, हाँ शोभा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। मुझे इस दवाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर शोभा ने फोन रखा और तुरंत अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही शोभा वीना के पास पहुंची तो वीना ने हैरानी से उससे पूछा, शोभा, जिस दवाई की फोटो तुमने मुझे भेजी थी वह दवाई किसके लिए है? तो शोभा ने कहा, वह दवाई मेरी माँ की है। मैं यही जानना चाहती थी कि क्या वो विटामिन की दवाई है या किसी और चीज की। तभी वीना ने कहा, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है,
क्योंकि यह दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को मानसिक संतुलन बिगाड़ने लगता है और एक समय के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। सुबह को तो जैसे यह बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई और भाभी इस हद तक गिर सकते हैं कि जमीन जायदाद के लिए अपनी मां को पागल करने की साजिश रच रहे हैं। उसी समय वह धम से सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसके पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी सहेली को बताई। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी जमीन जायदाद हासिल करने के लिए। शोभा मन ही मन गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी वीना, और मुझे उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो वीना बोली, शोभा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, बताओ क्या प्लान है। पहले तो हमें माँ की सेहत ठीक करनी होगी, तब इन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। ऐसे भी सारा जायदाद मेरे और माँ के नाम पर है, लेकिन शोभा तुम कैसे माँ को ठीक करोगी? सतीश और प्राची किसी न किसी बहाने से तुम्हारी माँ को वो दवाइयाँ देते रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक ही तरीका है आंटी जी को ठीक करने का। वीना के इतना ना कहते ही शोभा ने कहा, क्या तरीका है? वीना, तुम आंटी जी को लेकर जर्मनी चली जाओ, वहाँ ही अच्छे से इलाज हो पाएगा। पिताजी के 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सतीश अपने वकील को फोन कर पेपर लेकर घर बुलाता है, लेकिन वकील कहता है कि अभी कुछ समय लगेगा। सतीश सोचता है कि शोभा को किस बहाने से रोकूं। तभी प्राची कहती है, अगले महीने हमारे बेटे छोटू का जन्मदिन है, उसी बहाने शोभा को रोक लेते हैं। फिर दोनों सतीश और प्राची शोभा के कमरे में जाते हैं और अगले महीने के 5 तारीख तक रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर शोभा वीना की मदद से अपनी मां का पासपोर्ट और वीजा बनवा लेती है। सतीश के बेटे के जन्मदिन के एक दिन पहले सीता और प्राची खरीदारी करने मार्केट जाते हैं। तभी शोभा अपनी मां को ले एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। हवाई जहाज चढ़ने से पहले शोभा अपने भाई को फोन कर कहती है, भाई, अचानक से मयंक का फोन आया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से बुलाया है, लेकिन मैं माँ को ऐसी हालत में घर में अकेले छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए इमरजेंसी पर्पस में उनका टिकट करवा उनको अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद माँ को वापस तुम्हारे पास पहुँचा दूंगी। इतना सुनने के बाद सतीश और प्राची के गुस्से का ठिकाना न रहा। प्राची ने सतीश से कहा, तुम्हारी बहन ने यह सब जानबूझकर किया है, अगर माँ जी को वो गोलियां न मिली तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, फिर तुम मलते रहना अपना हाथ। थोड़ी देर बाद सतीश शोभा को फोन कर पूछता है कि शोभा, तुमने माँ के विटामिन की दवाइयाँ ली हो या नहीं? हाँ भाई, मैं माँ के विटामिन की गोलियां लेकर आई हूँ, मैं रोज उन्हें दे दिया करूँगी, तुम चिंता मत करो। शोभा का जवाब सुन प्राची और सतीश निश्चिंत हो जाते हैं। फिर शोभा जर्मनी पहुंच अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाती है। 2 महीने के बाद सतीश अपनी माँ का खबर लेने के लिए शोभा को फोन करता है, तो शोभा उससे झूठ बोलती है कि भाई, माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए उन्हें मेंटल असाइलम भर्ती कराया है। लगता है भाई कि माँ अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जबकि शोभा की माँ चंद्रानी जी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अपनी बेटी की मदद से एक एनजीओ में शामिल हो गई थी। एनजीओ में काम करते हुए चंद्रानी जी ने अपना बहुत नाम कमा लिया था, लेकिन 1 साल बाद सतीश और प्राची अपने माँ का अखबार में फोटो देख समझ रहे थे कि कहीं कुछ गलत कांड किया होगा माँ ने, इसलिए अखबार में फोटो आई है। पर जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने उन्हें पढ़कर सुनाया कि उसकी माँ ने कितनी ख्याति हासिल की है, एक एनजीओ को ज्वाइन कर कितना नाम कमाया है, सुनते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अभी वो कुछ समझ पाते उतने में 2-4 लोग उनके घर में दंदनाते हुए घुस आते हैं। इतने लोगों को एक साथ देख प्राची और सतीश घबरा जाते हैं और पूछते हैं, आप लोग कौन हैं? तभी उनमें से एक कहता है, हम लोग किराएदार हैं, इस घर के मालिक ने हमें ये घर किराए पर दिया है। तभी प्राची गुस्से में उनका सामान बाहर एक तरफ फेंकते हुए कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, इस घर की मालकिन मैं हूँ। किसकी हिम्मत हुई जो अपने आप को इस घर की मालकिन कहे? उतने में बाहर से आवाज आती है, मेरी हिम्मत हुई है इस घर की मालकिन खुद को कहने के, क्योंकि ये घर मेरा है। जैसे ही प्राची और सतीश पीछे पलटकर देखते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो,
क्योंकि सामने उनकी सास खड़ी है, वो भी पूरी सही सलामत। चंद्रानी जी अपने किराएदारों से कहती है, सभी कमरों का सामान निकाल कर बाहर रख दीजिए और एक एक कमरा आप सभी ले लीजिए। फिर अपनी बहू बेटी के सामने जाकर कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, जिसे तुम लोगों ने पूरी तरह पागल कर दिया था, जीते जी मार दिया था, वही माँ हूँ मैं। अरे शुक्रगुजार है मेरी बेटी का, जिसने सही समय पर मेरा इलाज कर मुझे बचा लिया। बहुत अत्याचार कर लिया तुम लोगों ने मुझ पर, अब निकलो मेरे घर से, इस घर की मालकिन मैं हूँ। बेटी बहू का सारा सामान निकाल सड़क पर फेंकवा देती हैं और उनको बोलने का एक मौका भी नहीं देती, घर से धक्का देकर बाहर निकलवा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।